एप्लीकेशन का 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल का 3, टोटल हो गया 10। शेयर इशूड एट पार है, ठीक है, तो फेस वैल्यू और यहाँ पे इशू प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की कैटेगरीज दी हुई है। कैटेगरी 1 में 1,60,000 अलॉटमेंट है 80,000। कैटेगरी 2 80,000, उनको हमने दिया 20,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना हमने पब्लिक इशू किया हुआ है उसका 3 टाइम्स हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन शेयर्स कितने हो गए, 3 लाख। 3 लाख का 20% वो हमने रिजेक्ट किया हुआ है, तो 3 लाख का 20% हो गया 60,000, उनको अलॉटमेंट हो गया नल। अभी हमें क्या करना है, कैटेगरी 1 में इनका एप्लीकेशन का एक्सेस मनी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है, और अलॉटमेंट के बाद अगर कुछ एक्सेस बच रहा है तो वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर उसके बाद में भी अगर एक्सेस आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो कैटेगरी 1 का और कैटेगरी 2 का हमने कैलकुलेशंस किए हुए हैं। देखिए कैटेगरी 1 में एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, 1,60,000 × 3 दैट इज 4,80,000। इनको हमने अलॉट किया 80,000 शेयर्स, तो 80,000 × 3 ये हो गया 2,40,000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये एडजस्ट होने के बाद में एक्सेस मनी कितना बचा, 2,40,000 बराबर। इनका अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 80,000 × 4, ये हो गया 3,20,000। 3,20,000 में से 240 लेस हो गया जो हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। ये एडजस्ट होने के बाद भी हमें क्या है, इनसे पैसे रिसीव करने बाकी है, तो ये हमारा हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल। ये था हमारा ड्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना हो गया, 80,000। उसके बाद में है कैटेगरी 2, इनके एप्लीकेशन 80,000 और अलॉटमेंट है 20। एप्लीकेशन मनी आया 80,000 × 3, ये हो गया 2,40,000। शेयर अलॉटमेंट है 20,000 का, तो हम ट्रांसफर करेंगे 20,000 × 3 शेयर कैपिटल में। 240 - 60 ये हो गया 1,80,000। इनका अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 20,000 × 4 ये हो गया 80,000। 1,80,000 इसमें से हम लेस करेंगे क्योंकि हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी काफी आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट ड्यू ही कितना है हमारा, 80,000, और 1,80,000 तो काफी ज्यादा अमाउंट है, तो स्टिल हमारे पास में एक्सेस बचेगा और वो एक्सेस हम आगे वाले कॉल में हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सेस 1 लाख मनी, वो हम एडजस्ट करेंगे फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल ड्यू कितना होगा, 20,000 × 3 ये हो गया 60,000। उसमें भी हमने एप्लीकेशन मनी एक्सेस वाला एडजस्ट कर लिया, स्टिल हमारे पास में बैलेंस क्या है, एक्सेस है, तो ये मनी हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके हम एंट्रीज देख लेते हैं। टोटल एप्लीकेशन हमें कितनी आई हुई है, 3 लाख आई हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 3 लाख × 3 ये हो गया 9 लाख। उसके बाद में ये एप्लीकेशन का जो मनी है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। एक्सेस मनी होगा तो वो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, और उसके बाद में भी कुछ एक्सेस है और कुछ हम किसी को शेयर्स नहीं दे रहे हैं तो हमें बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख। मैंने जो कैपिटल में ट्रांसफर किया, हमने अलॉटमेंट जो शेयर्स किए हुए 1 लाख × 3, तो ये 3 लाख ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में मैंने जो शेयर्स जो है 60,000, इनको हमने कुछ शेयर्स दिए हुए नहीं है, इनका अलॉटमेंट निल है, तो 60,000 × 3, ठीक है, इनको मनी रिफंड करेंगे। प्लस सेकंड कैटेगरी में ये हमारा एक्सेस मनी आया हुआ है, तो ये मैंने रिफंड किया 60,000 × 3 प्लस 40,000, तो ये हमारा अमाउंट हो गया 2,20,000। उसके बाद कैटेगरी 1 जो है इसमें हमारा अलॉटमेंट कितना एडजस्ट हुआ है, ड्यू इतना हुआ था और एडजस्ट 2,40,000 हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम अलॉटमेंट में क्रेडिट करेंगे, ये हो गया 2,40,000। कैटेगरी 2 में थोड़ा स्पेसिफिक आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्यू हुआ था 80,000, यहाँ पे मैंने लेस किया हुआ 180। हम 180 ना लेते हुए हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 80,000, क्योंकि इतना ही ड्यू था, उतना ही तो हम लेस कर पाएंगे ना। यहाँ पे 180 भले इसमें से मैंने माइनस किया, पर 1 लाख एडजस्ट कहाँ पे हुआ है, तो आगे वाले कॉल्स पे हुआ है, और कुछ पैसा हमें रिफंड भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2,40,000 प्लस 80,000, वो गया 3,20,000। एक चीज हमें यहाँ पे और ध्यान देना पड़ेगा कि हम अभी स्टेज कौन सी हमारी एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे आए हुए हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे अगर मुझे आगे का पैसा मिलेगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। तो कैटेगरी 2 में वही हुआ है, हमने एप्लीकेशन के एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, स्टिल हमारे पास में एक्सेस बैलेंस है, और क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि अलॉटमेंट में जो आपके पास में एक्सेस रहेगा वो आपको और आगे तक में एडजस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ एक्सेस मनी बचता है तो आपको रिफंड करना है। कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि आपको अलॉटमेंट के बाद में अगर कुछ एक्सेस आया हुआ है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो हमको वैसे भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया
कि फर्स्ट कॉल का पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पे ही एडजस्ट हो गया, मतलब रिसीव ही हो गया, ऐसे ही हो गया, तो हमारे लिए 60,000 क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपने स्पेसिफाई, जब आप सोल्यूशन लिखते हैं तो आपको वर्किंग जो की हुई है वो नोट नंबर डाल देना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस के लिए अच्छा रहता है। तो 60,000 मैंने क्रिएट कर दिया ये वाला। उसके बाद में अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 1 लाख इंटू 4 ये हो गया 4 लाख, 1 लाख इंटू 4। उसके बाद में उसका पैसा मिलेगा। सेकंड कैटेगरी का जो पैसा था वो तो ऑलरेडी मिल चुका हुआ है, बराबर है। कैटेगरी 1 का कुछ पैसा हमें मिला हुआ है और 80,000 हमें रिसीव होने के बाकी है और वो मिल चुके हैं, तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 80,000। यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लेना चाहिए, इक्विटी देखो अलॉटमेंट 4 लाख से डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 320 से और एक क्रेडिट हुआ 320 प्लस 80 4 लाख हो गया नहीं बिल, बराबर है, ये नाम बराबर है। उसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा ड्यू होगा और उससे कितना रुपीस है, 3 रुपीस। 1 लाख इंटू 3, फर्स्ट एंड फाइनल शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। अब इस स्टेज में एक जो शेयर होल्डर था उसने हमें कुछ पैसे दिए हुए नहीं है, बराबर है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि उसके एप्लीकेशन शेयर से 320 एंड ही वाज बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, बराबर। तो उसका मुझे अलॉटेड शेयर कितना हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अलॉटेड शेयर क्या है 160, ठीक है। अब कैटेगरी 1 में हम देखेंगे तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो कहां तक एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में, और स्टिल अलॉटमेंट का मनी कुछ रिसीवेबल था। ये जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जिसने हमें कॉल्स का पैसा नहीं दिया हुआ है उसने अलॉटमेंट का पैसा हमें बराबर दे दिया है, बराबर है, इसलिए यहाँ पे कॉल से एड्रेस की एंट्री नहीं है, बराबर। अब इसका फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं आया तो 160 इंटू 3 ये डायरेक्टली करना पड़ेगा, बराबर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, इन लोगों का कैटेगरी 2 का मुझे ऑलरेडी पैसा आ चुका था 60,000 जो मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस पे क्रेडिट किया हुआ था, बराबर है। तो वो मुझे अभी यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि 3 लाख में से 60,000 तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका हुआ है, तो अभी मुझे क्या होगा 3 लाख में से 60,000 लेस 2,40,000 मिलना चाहिए, बराबर। और ये जो 160 वाला है उसने क्या किया हुआ है, हमें अभी कॉल्स के पैसे नहीं दिए हुए, तो 160 इंटू 3 तो हो गया 480, तो वो हम माइनस कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 2,39,520 मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में और एक चीज स्पेसिफाई की हुई है कि हमने शेयर को फोरफीट किया हुआ है, तो फोरफीट की भी हम एंट्री और उसका जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसकी जनरल एंट्री भी हम कर लेते हैं और उसके बाद में उसका होता है री इशू, तो वो भी कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। शेयर फोरफीचर होता क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या किया हुआ है, कुछ पैसे दिए हुए नहीं है। जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है कि कंपनी को फंड आए, वो फंड के यूटिलाइजेशन वो अपने इन्वेस्टमेंट में या कंपनी रन करने के लिए करें, बराबर। कुछ लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट का पैसा नहीं देना, कॉल्स का पैसा नहीं देना, एप्लीकेशन का तो सबका पैसा आ ही जाता है, अगर किसी का एप्लीकेशन का पैसा नहीं आया है तो उनको शेयर अलॉट ही नहीं करते, बराबर है। सिचुएशन कहां से अराइज होती है, अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, बराबर है। तो कंपनी क्या करती है, रिपीटेडली उनको नोटिस इशू करती है, रिमाइंडर भेजती है कि आप अपना पैसा भर दीजिए, और फिर आगे उन्होंने अगर शेयर्स के पैसे नहीं दिए तो कंपनी क्या करती है, फिर बाद में लीगल एक्शन लेके उनके शेयर्स कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो उसकी हमें एंट्री पास करनी है। जब हम बोलते हैं कि शेयर फोरफिट किया तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं उसको, कि उसका शेयर्स में से सर्टिफिकेट हम कैंसिल कर रहे हैं और हमारे जो रजिस्टर में उनका नाम लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स में वो हम नाम उसमें से हटा देते हैं, बराबर है। पर अल्टीमेटली अगर हम बोलेंगे फोरफिट का मतलब क्या होता है, जब्त करना, ले लेना, बराबर है। तो हम अल्टीमेटली उनके पास में से क्या ले रहे हैं, उन्होंने जो पैसा दिया था वो हम क्या कर रहे हैं, फोरफिट करके रख रहे हैं, बराबर है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, बराबर है, वो बाद में नेक्स्ट एंट्री में क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो ये क्या हो गया, नील हो गया। अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हुआ था और यहाँ पे क्रेडिट हुआ और पहले भी क्रेडिट हुआ है, यानी इसका भी बैलेंस देखेंगे तो अल्टीमेटली नील हो गया। फर्स्ट कॉल का भी सेम वैसे ही हुआ है, यानी अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है, तो अल्टीमेटली हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और कुछ कॉल्स इन एड्रेस वगैरह में बैलेंस बचाऊंगा वो।
हम फोरफिट कर रहे हैं तो उसके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, तो हमने अभी तक जो इफेक्ट दिया हुआ है उसका हमें रिवर्सल इफेक्ट देना है। रिवर्सल इफेक्ट कैसे देंगे, तो मैंने अभी तक जितना इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल किया होगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, बराबर है। कॉल्स इन अरियर्स, जो पैसा मैंने पहले बुलाया हुआ बाकी है, बुलाना बाकी है, वो मुझे अब क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके शेयर में फोरफिट कर रहा हूँ तो मुझे पैसे उससे अब नहीं मिलने वाले हैं, बराबर है। और उसके जो पैसे आए हुए थे वो मैंने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, तो मुझे उसका भी एक बैंक में से ट्रांसफर करके शेयर फोरफिचर में क्रेडिट करना पड़ेगा, बराबर है। तो जब हम फोरफिचर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोरफिचर कब कब हो सकता है, एक हम अलॉटमेंट के बाद भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट कॉल के बाद भी कर सकते हैं। अलग अलग स्टेज पे फोरफिट करना वो हम एंट्री बाद में देख लेंगे, वो नेक्स्ट में वीडियो में कवर कर लूंगा, बराबर। अभी हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में कि हमने सब कुछ ड्यू कर लिया और किसी का पैसा नहीं आया हुआ है तो हमने शेयर फोरफिट कर लिया। शेयर फोरफिचर की एंट्री समझना है तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुन लेना। उसमें क्या होता है कि कैपिटल में अभी तक जितना क्रेडिट हुआ है वो मुझे करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं, फर्स्ट कॉल की स्टेज पे। कैपिटल में कितना गया हुआ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 + 4 + 3 टोटल 10 रुपीज क्रेडिट हुए, उसका मैं इफेक्ट रिवर्स दूंगा। तो इसके एंट्री हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मेरे पास में शेयर्स कितने हैं, 160, तो ये हो गया 160 × 10, 1600। शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर हमें पैसा मिला हुआ है तो रिवर्स नहीं होता है, अगर उसका पैसा नहीं मिला हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, वो हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं करना, बराबर है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था ही नहीं तो हमें कोई सवाल ही नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्रेडिट करना पड़ेगा कि जो पैसा रिसीवेबल था कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये पर्टिकुलर उसी पर्सन का था, बराबर है। उसके शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं तो जो बैलेंस अभी मुझे उससे रिकवर करना है वो अभी मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उसका बैलेंस हटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया हमारा 480। अगर मैं पर शेयर की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ है, उसमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ 160 × 3 बराबर 2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि फोरफिट का मतलब क्या, अल्टीमेटली उसका पैसा मैं जब्त कर लिया, बराबर है। तो हमने उसका पैसा कितना जब्त किया हुआ है, उसने अभी तक जितना दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर है, वो हम जब्त कर सकते हैं। तो ये 3 रुपीज और ये 4 रुपीज, टोटल कितना हो गया 7। तो ये हो जाएगा 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट 160 × 7 1120, ठीक है। शेयर फोरफिचर हो गया। अब शेयर फोरफिट तो कर लिया है हमने, उसके शेयर जब्त कर लिया। अब इतने शेयर्स रख के कंपनी करेंगी क्या, बराबर है। तो अगेन इशू क्या करना पड़ता है, वापस से री इशू करना पड़ता है। री इशू करेंगे तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब स्टेजेस वापस से नहीं आने वाली, क्योंकि ये स्टेजेस में काफी टाइम कंज्यूम होता है और पैसा भी खर्च होता है। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार में शेयर इशू करेंगे और पूरे का पूरा पैसा हमें आ जाएगा। ये क्वेश्चन में जो शेयर इशू हुआ है उसमें उसका रेट लिखा हुआ है कि इशूड फॉर ₹15 एज फुल्ली पेड अप शेयर। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, कि मुझे पूरी की पूरी उसकी फेस वैल्यू क्या हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है, यानी मुझे क्रेडिट क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपीज पर शेयर पूरा क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इसकी री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, री इशू किया हुआ तो मुझे पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट 160 × 15 बराबर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 160 × 10। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना रहेगा, वो तो फेस वैल्यू के हिसाब से रहेगा, बराबर। ये हो गया 1600। 2 ये जो शेयर है अभी हमने क्या किया है, प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, तो ये हो गया 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 160 × 5, ये हो गया हमारा 800। 1600 प्लस 800, ये हो गया 2400, बराबर। फोरफिटेड जो शेयर्स है वो हम रिशू जो करते हैं वो फेस वैल्यू से कम पे कर सकते हैं, बराबर। यानी फेस वैल्यू 10 से भी कम में रीइशू कर सकता था, पर कंपनी ने क्या किया, इसको और आगे भी इशू किया हुआ है, मतलब ज्यादा भी इशू किया हुआ है।
अगर समझ लो मैं 10 रुपए से कम पे रीइशू करता था तो मुझे क्या होता था, लॉस होता था। और वो लॉस क्या होता था, मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता था। इसके बारे में आगे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि फोरफीचर के टाइम में और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे सिंगल शेयर होल्डर था जिनके शेयर ने फॉरफिट किया और उसी के शेयर हमने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। ठीक है, अब जब शेयर्स रीइशू हो चुके हैं बराबर, तो ये जो शेयर फॉरफीचर में हमने क्रेडिट किया था ये प्रॉफिट है और हमने रीइशू कर दिया तो प्रॉफिट अब क्या हो गया, फाइनलाइज हो गया बराबर, क्योंकि यहाँ पे और कोई लॉस नहीं हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है ये पूरे का पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं हम, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट है, लॉन्ग टर्म नेचर का है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा तो वो भी कौन से नेचर का रहेगा, लॉन्ग टर्म नेचर का रहेगा, कैपिटल नेचर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1120। जहां दो शेयर होल्डर होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, उनके फॉरफीचर्स होते हैं, तो कैलकुलेशन इस चीज पे थोड़ा सा बढ़ जाता है बराबर है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।